Hello and welcome to the Cricket POV show with मोहम्मद सुमैर। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका पहला T20I मैच खेला गया है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। पाकिस्तान ये मैच हार गया। एक्सपेक्टेड नहीं थी ऐसी परफॉर्मेंस पाकिस्तान से। रावलपिंडी के अंदर जो भी क्रिकेट मैच होता है, चाहे वो T20 हो, ODI हो या टेस्ट मैच हो, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान वो मैच हारे। स्पेशली जो T20 के मैचेस खेले जा रहे हैं रावलपिंडी के अंदर, आई थिंक सबसे बेस्ट विकेट है ये पाकिस्तान के अंदर जो T20 मैच के लिए हो सकती है। पाकिस्तान ने टॉस जीता। सलमान अली आगा ने पहले बॉलिंग का फ़ैसला किया। क्यों उन्होंने बॉलिंग का फ़ैसला किया? मुझे जहाँ तक लगता है कि शायद उनके दिमाग में वो जो एशिया कप के अंदर हमारे कोलैप्स होते थे बैटिंग के फर्स्ट इनिंग्स में, मुझे लगता है कि वो उनके दिमाग के अंदर प्ले आउट कर रहा था। उन्होंने पहले बॉलिंग का फ़ैसला किया। बॉलिंग में हमारा जो स्टार्ट था वो शाहीन शाह और नसीम शाह ने किया। शाहीन शाह मुझे बहुत वेवर्ड लगे, नसीम शाह मुझे टोटली आउट ऑफ सॉर्ट्स लगे। कम बैक करें नसीम शाह, क्या उनका प्रोसेस था टीम में आने का, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता। फ़िटनेस जो है मुझे नसीम शाह की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। लाइन और लेन नसीम शाह की बिल्कुल भी नज़र नहीं आई। तो जो स्टार्ट लिया साउथ अफ्रीका ने, शुरू का जो पावर प्ले था, इट टोटली बिलोंग टू साउथ अफ्रीका। दे वर हिटिंग शाहीन एंड नसीम ऑल ओवर द पार्क। पहली जो हमारी बॉलिंग चेंज हुई उसके अंदर साइम अयूब आए। एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती कि अगर अबरार अहमद जो हैं वो हमारे मेन स्पिनर हैं, तो जब बॉलिंग चेंज होती है पेसर के बजाय अगर स्पिनर आता है बॉलिंग कराने के लिए, तो हमारा मेन स्पिनर क्यों नहीं आता पहले बॉलिंग पे? ऐसा क्यों होता है कि एक पार्ट टाइम स्पिनर, और ये चीज़ मैंने एशिया कप में भी होते हुए देखी है। बहरहाल साम अयूब जब आए तो जो हमें ब्रेक थ्रू जो दिलाया वो तो पहले नवाज़ ने दिलाया। साम अयूब ने पहली विकेट ली, उसके बाद नवाज़ ने हमें ब्रेक थ्रू एक दिलाया। तो एक जो मिनी कमबैक बॉलिंग के अंदर था वो नवाज़ और साइम की बॉलिंग की वजह से हमें मिला। उसके बाद आते हैं अबरार अहमद की बॉलिंग के ऊपर। देखिए, अबरार अहमद एक बहुत अच्छे बॉलर हैं, फ़र्स्ट क्लास का उनको एक्सपीरियंस है। PSL के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस वो दिखा चुके हैं। सब उनको बहुत हाईली रेट करते हैं, बहुत स्किलफुल बॉलर है, मुझे भी बहुत पसंद है। टेस्ट डेब्यू जब उन्होंने किया था तो उन्होंने तभी अनाउंस कर दिया था कि ही बिलोंग्स टू इंटरनेशनल क्रिकेट। एक गिला जो मुझे अबरार अहमद से आता है कि किसी भी बड़ी टीम के ख़िलाफ़ मैंने अभी तक उनकी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं देखी जहाँ पे हम ये कहें कि स्पिनर बॉलिंग कराने के लिए आया और अबरार अहमद ने एक बड़ी टीम के बड़े बैट्समैनों को बैम्बूजल करके रख दिया। वो परफॉर्मेंस मुझे अभी तक मिसिंग नज़र आती है अबरार से। आई एम होपिंग कि आने वाले मैच के अंदर अबरार इसके ऊपर काम करेंगे। एक चीज़ जो मैंने उनकी बॉलिंग में एक और चीज़ जो नोटिस की है वो ये है कि जिस तरह शाहीन आफरीदी जब डेथ ओवर्स में मार खाते हैं और उनके पास कोई दूसरा जवाब नहीं होता कि वो किस तरह से कमबैक करें, सेम चीज़ मुझे अबरार अहमद के साथ लगती है। जैसे ही मैं उनको देखता हूँ कि उनको ओवर के शुरू में एक या दो बाउंड्रीज लगती हैं तो उनका चेहरा एकदम से उतर जाता है, या तो इमोशंस गेट द बेस्ट ऑफ हिम। उनके पास मुझे नहीं लगता कि कोई ऑप्शन होता है कि वो कम बैक किस तरह से कर सकें उस ओवर में। बहुत इमोशनल हो जाते हैं जब उनको बाउंड्रीज पड़ती हैं, तो इसके ऊपर अबरार को काम करना चाहिए। नेवरदलेस ही इज़ अ रियली गुड बॉलर एंड आई एम होपिंग कि अपने आने वाले मैचेस के अंदर वो बहुत अच्छा कम बैक करेंगे। तो सलमान अली आगा ने भी बीच में एक ओवर कराया, मार उनको भी लगी, दोबारा वो बॉलिंग पे क्यों नहीं आए ये बात भी मुझे समझ में नहीं आई। फ़हीम अशरफ हमारी टीम में खेल रहे हैं। देखें, आपके जो दो प्रीमियर फास्ट बॉलर्स थे, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह, जब दोनों को मार लग रही थी आपको पावर प्ले के अंदर ही पता चल जाना चाहिए था कि आज दोनों का दिन नहीं लग रहा। तो फ़हीम अशरफ एक ऑलराउंडर जब आप टीम में खिला रहे हैं, एक तो बैटिंग आप उसको इतनी नीचे दे रहे हैं और आप उससे बॉलिंग भी नहीं करा रहे। तो अगर आप एक ऑलराउंडर को खिला रहे हैं तो आप एटलीस्ट उसके बॉलिंग तो कराएं। अगर आपने उससे बॉलिंग भी नहीं करानी, आपने उसको 8वें या 9वें नंबर के ऊपर बैटिंग भी देनी है, तो इससे बेहतर है कि आप प्लेयर को खिला के ज़ाया ही ना करें। ये तो उसके साथ भी ज़्यादती है कि आप उसको फील्ड में भी बुला रहे हैं टीम के साथ और आप उसको किसी भी चीज़ का चांस नहीं दे रहे। एशिया कप में देखिए, मैं इतना बड़ा फ़ैन अभी तक फ़हीम अशरफ का पर्सनली हूँ नहीं। मुझे लगता है कि जब से 2017 का फ़हीम अशरफ का डेब्यू है, अभी तक देखिए उनके ऊपर ये डिबेट होता है कि क्या वो अच्छे ऑलराउंडर हैं या नहीं हैं। अब तक उन्हें अपने आप को मनवा लेना चाहिए था। देन अगेन, जो परफॉर्मेंस उन्होंने एशिया कप में दी थी, तो उन्होंने एक अच्छा करारा जवाब तो हम सबको दिया था। तो एशिया कप में उनकी परफॉर्मेंस के अंदर मैंने इम्प्रूवमेंट देखी थी। तो आपका एक बॉलर जिसने फाइनल में अभिषेक शर्मा जैसे प्लेयर की विकेट ली, आपने उसको पूरे मैच के अंदर बॉलिंग ही नहीं दी।
जब आपके ऊपर के 2 फास्ट बॉलर्स मार खा रहे थे तो आप नसीम या शाहीन शाह को बचाने के लिए आप एक आध ओवर फ़हीम अशरफ से डलवा लेते। यही कैप्टेंसी के प्रॉब्लम्स हैं जो हम बाबर आजम के साथ एसोसिएट करते थे कि बाबर अपने वही 5-6 ऑप्शंस के ऊपर स्टिक रहते थे। अगर किसी बॉलर का ख़राब दिन होता ना, बाबर बार बार उससे बॉलिंग कराते थे और उसका कॉन्फिडेंस शेक होता था उस मैच के अंदर। हमने हारिस रऊफ़ के साथ ये बहुत देखा था बाबर की कैप्टेंसी के अंदर कि हारिस रऊफ़ का जब भी बुरा दिन होता था लेकिन बाबर उनके ओवर्स पूरे कराते थे। क्यों कराते थे? आई डोंट नो। जब आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है बॉलिंग का तो आप उसको क्यों यूटिलाइज़ नहीं कर रहे? तो साउथ अफ्रीका ने जब पावर प्ले का स्टार्ट लिया, उसके बाद जिस तरह से साउथ अफ्रीका मोटर ऑन कर रहा था, मुझे तो लग रहा था कि दिस इज़ गन बी लाइक 240 और 250 टारगेट। लेकिन जिस तरह से एक मिनी कमबैक पाकिस्तानी स्पिनर्स ने किया तो पाकिस्तान ने रिस्ट्रिक्ट किया साउथ अफ्रीका को अंडर 200। लेकिन 16th ओवर के अंदर जब स्पिनर्स अच्छा बॉल डाल रहे थे वहाँ मुझे लगता है कि सलमान अली आगा को खुद आना चाहिए था एक ओवर कराने के लिए, या तो उनको फ़हीम अशरफ को बॉल देनी चाहिए थी। उन्होंने वापस बॉल दी शाहीन शाह को बाउंड्रीज लगी उस ओवर में। नसीम शाह ने नीचे से आके डेथ ओवर के अंदर एक ओवर अच्छा कराया लेकिन डैमेज वाज ऑलरेडी डन। एक विकेट उन्होंने निकाली लेकिन उसका फ़ायदा नहीं था मेरे हिसाब से। बहुत वेवर्ड मुझे नसीम शाह लगे। क्यों नसीम शाह इस मैच में खेल रहे थे? आई डोंट नो। जब आपके स्क्वाड के अंदर, आपकी टीम के अंदर मोहम्मद वसीम जूनियर मौजूद हैं, आपकी टीम में सलमान मिर्ज़ा मौजूद हैं और ये दोनों एशिया कप के स्क्वाड से टीम के साथ मौजूद हैं, प्रोसेस ये डिमांड करता है कि आपके पास ऑलरेडी जो बॉलर्स बेंच पे बैठे हुए हैं पहले उनकी बारी बनती है, ना कि वो बेंच पे ही बैठे रहें और आप बाहर से किसी तीसरे बॉलर को ला के मैच दे रहे हैं। ये गलत प्रोसेस है। तो जब आप प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे सही तरीके से, अनफॉर्चुनेटली जिस तरह आज का रिज़ल्ट आया उसी तरह के रिज़ल्ट आगे मिलेंगे। जब पाकिस्तान बैटिंग करने के लिए आया, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पाकिस्तान ये मैच जीतेगा, आखिरी के ओवरों में जीतेगा, लेकिन इतनी बुरी तरह से मैच हारेगा ये मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। स्टार्ट जो हमारा था, साहिबजादा ने बहुत अच्छा स्टार्ट तो लिया, लेकिन साइम अयूब को पहली बॉल जो है लकीली एक नो बॉल हुई और उनको फ्री हिट मिली। फ्री हिट के ऊपर साइम टिपिकल अपना एक वो नो लुक शॉट जो वो लेग की तरफ खेलते हैं वो खेलने के लिए गए। दूसरी बॉल के ऊपर एक अच्छी बॉल जो है वो साइम को मिली लेकिन वो उसको डिस्पैच नहीं कर गए बाउंड्री की तरफ और लकीली उनका कैच छूट गया, वरना उनकी ये एक और डक हो जाती इतने सारे इनिंग्स के अंदर। साइम मुझे समझ में नहीं आता कि वो शायद एक लूप में फंस गए हैं जहाँ पे जो फ्लैम्बॉइंट तो देखें साइम अयूब बहुत है, बहुत टैलेंटेड है, इसी वजह से जो है साइम अयूब को अभी तक इतने चांसेस मिल गए हैं। और आई डोंट थिंक सो कि मैंने हिस्ट्री में, अपनी ज़िंदगी में मैंने किसी बैट्समैन को देखा हो जिसको पाकिस्तान की टीम में इतने चांसेस मिले हों। तो आई गेस साइम अयूब इज़ लाइक द लकीएस्ट प्लेयर दैट आई हैव सीन इन माई लाइफ। इतने चांसेस उसको मिल गए हैं सिर्फ टैलेंट की बुनियाद के ऊपर। टैलेंटेड तो देखें वो हैं बहुत, प्रूव उन्होंने किया अपने आप को ऑस्ट्रेलिया के टूर के ऊपर भी, साउथ अफ्रीका के टूर के ऊपर भी। हमेशा मैं साइम के बारे में ये कहता हूँ कि जो बैट्समैन स्टार्क और हेजलवुड को ऑस्ट्रेलिया के पिचेस पे मार सकता है उसके लिए कोई भी बॉलिंग लाइन आसान हो सकती है। किस चीज़ में साइम फंसे हुए हैं मैं वो चीज़ गेस नहीं कर पा रहा। शायद वो उसी लूप के अंदर हैं कि मैंने अपने नो लुक शॉट्स खेलने हैं, मैंने वो अपने फ्लैम्बॉइंट शॉट्स खेल के एस्थेटिक लगना है मैंने। तो साइम को ये बात रियलाइज़ करनी पड़ेगी कि वो अब नेशनल टीम के ओपनर हैं, उनके ऊपर मैचेस जीतने की ज़िम्मेदारी है। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर विनिंग मैचेस फॉर पाकिस्तान। उनको अपने एस्थेटिक शॉट से ज़्यादा टीम के बारे में सोचना चाहिए। शॉट वो ज़रूर मारें, जहाँ बॉल उनको स्लॉट में मिल रही है बॉल को वो मेरिट पे खेलें और बाउंड्री स्कोर करें। आप ये देखें कि अच्छी लेंथ के ऊपर उनको बॉल पड़ रही थी। साइम के माइंड में मुझे सिर्फ एक शॉट नज़र आ रहा था कि बस वो किसी तरह मिड विकेट की तरफ एक नो लुक मार दें। इवेंचुअली उन्होंने मार तो दिया लेकिन उससे पहले वो कितनी बॉल्स मिस कर गए। उनकी डॉट बॉल्स खेलने की वजह से साहिबजादा जो कि अच्छा स्टार्ट उनको साहिबजादा ने अच्छा स्टार्ट लिया था, साहिबजादा बहुत अच्छा खेले थे, उनकी वजह से साहिबजादा अंडर प्रेशर आए और उन्होंने एक अगली शॉट खेल के अपनी विकेट दे दी। बाबर का जिस तरह से कमबैक था, पूरा क्राउड, पूरा रावलपिंडी बाबर को देखने के लिए आया हुआ था एंड द क्राउड वाज स्टन्ड। बाबर जिस तरह से आउट हुए उस तरह का शॉट बाबर आजम को बिल्कुल भी सूट नहीं करता। देखिए बाबर आजम एक क्लासिकल बैट्समैन है, एक टेक्स्ट बुक बैट्समैन है।
वो अपने जो उनकी रेंज है शॉट्स की वो तो पूरी है, लेकिन इस तरह के अगली होइक जो शॉट्स होते हैं ना, वो हम एसोसिएट नहीं करते बाबर से। और बाबर ये शॉट खेलते हुए बहुत अनकंफर्टेबल लगे। हेड उनका कहीं था, बॉडी उनकी कहीं थी। आई डोंट नो कि शायद वो कोच को दिखाना चाह रहे थे कि वो अग्रेसिव खेलना चाह रहे हैं, या वो ऑडियंस को दिखाना चाह रहे थे कि उन्होंने अपना गेम जो है वो चेंज किया है। बाबर आजम जैसा प्लेयर जिसके पास किताब में उनके पास सारे शॉट्स ने वो पिच पे खेलते हैं, हमने ओवर द ईयर्स उनको सारे शॉट्स खेलते हुए देखा है। थोड़ा उनको टाइम लेना चाहिए था। अगर वो 8-10 बॉलें ले के पिच पे सेट हो जाते और फिर वो अपने शॉट्स की तरफ जाते तो मुझे लगता है कि बहुत ईजी पिच थी बाबर आजम के लिए। और इससे अच्छा मौका कम बैक का T20 टीम में, या ऑल ओवर बाबर आजम का कम बैक हम सब इंतज़ार कर रहे हैं। इससे ज़्यादा अच्छा बाबर आजम को मौका नहीं मिल सकता था, जो कि मुझे लगता है उन्होंने वेस्ट कर दिया। जब बाबर आजम आउट हुए, वहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हसन नवाज़ आए। हसन नवाज़ 8-10 बॉलें लेके फिर गेम को चलाते हैं, वो अपनी शॉट्स की तरफ जाते हैं। सरप्राइजिंगली उस टाइम पे आगा सलमान आ गए, जो कि ख़ुद अच्छी फॉर्म में नहीं है। आगा सलमान पेस पे मुझे बहुत फंसे हुए नज़र आए। LBW प्लम आउट हुए। क्यों पाकिस्तानी बैट्समैन आउट जब प्लम होते हैं तो वो रिव्यू लेके ज़ाया करते हैं, मुझे प्लीज़ ये कोई बात समझा दें, मुझे नहीं समझ में आती। और नॉन स्ट्राइकर की भी ये जिम्मेदारी है कि जब उसको पता है कि LBW प्लम है तो आप रिव्यू क्यों वेस्ट कर रहे हो। आगे पूरा आपके मैच पड़ा हुआ है, क्या पता कि एक क्रिटिकल सिचुएशन पे किसी और बैट्समैन को रिव्यू की ज़रूरत है, तो फिर आपके पास रिव्यू तब यूज़ करने के लिए नहीं होगा। तो दोबारा से देखें, वही चीज़ आ रही थी कि हमारे प्लेयर्स के अंदर गेम अवेयरनेस की लैकिंग है। जब आपको पता है कि आप प्लम आउट हो तो आप रिव्यू क्यों ज़ाया कर रहे हो। एक बॉडी लैंग्वेज भी देखें आपकी होती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से ज़ाहिर हो रहा था कि आप आउट हैं, फिर भी आपने रिव्यू वेस्ट किया। उसके बाद उस्मान खान आए, जो कि वो भी कम बैक कर रहे थे टीम के अंदर। एक दो शॉट्स उन्होंने स्पिनर के ऊपर अच्छे खेले, इवेंचुअली वो भी स्पिनर डांसिंग डाउन द ट्रैक स्पिनर को मारने के लिए वो गए और वो स्टंप आउट हो गए। उनका भी कम बैक है। सलमान अली आगा भी फॉर्म में नहीं थे। बाबर आजम का भी कम बैक है। तो आधे ज़्यादा प्लेयर्स का तो आज के मैच में कम बैक था। तो उसके बाद जो है वो नवाज़ बैटिंग के लिए आए, फ़हीम अशरफ बैटिंग के लिए आए। फ़हीम अशरफ रिवर्स स्वीप खेलते हुए आउट हो गए। नवाज़ ने जिससे आगे हिटिंग करी अच्छी, लेकिन बाउंड्रीज उन्होंने स्कोर की, अच्छे शॉट्स उन्होंने मारे, लेकिन तब तक मैच जो है वो ख़त्म हो गया था। इवेंचुअली जो पाकिस्तान वो ये मैच है 55 रन से हारा है, जो कि एक बहुत बड़ी मार्जिन है डिफीट की, वो भी रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। PSL में हमने देखा है कि रावलपिंडी के अंदर 200 रन बनते हैं और चेज़ भी होते हैं। तो टॉस के बाद सलमान अली आगा ने क्यों पहले बैटिंग नहीं करी, मैं अभी तक उसको फिगर आउट नहीं कर पाया हूँ कि उनके माइंड में क्या चल रहा था। दोबारा से मुझे लगता है कि उनके माइंड में है ना वो कोलैप्स चल रहे थे जो फर्स्ट इनिंग्स में हमारे एशिया कप के अंदर हुए थे। तो सिर्फ उसको काउंटर करने के लिए मुझे लगता है सलमान अली आगा को लगा कि वो अंडर 170 या 180 तक साउथ अफ्रीका को रिस्ट्रिक्ट करेंगे और हम चेस कर जाएंगे ईजीली। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। बहुत बुरी बैटिंग आज देखने को मिली। और देखें, जो हमारे बॉलर्स भी आज मैच के अंदर खेले हैं, नसीम शाह किस तरह से वो टीम में वापस आ गए मुझे नहीं समझ में आ रहा। देखें, बॉलर्स का क्या हमारा प्लान है, 3 महीने रह गए हैं वर्ल्ड कप के लिए, क्यों हम उन्हीं एक सर्कल में घूम रहे हैं बॉलर्स के। शाहीन शाह अफरीदी तो हर मैच खेलेंगे। नसीम शाह अगर टीम से बाहर जाते हैं तो हारिस रऊफ़ आ जाते हैं, हारिस रऊफ़ बाहर जाते हैं तो हसन अली आ जाते हैं, हसन अली बाहर जाते हैं दोबारा से नसीम शाह आ जाते हैं, नसीम शाह बाहर जाते हैं दोबारा से हारिस रऊफ़ आ जाते हैं। हम इन्हीं 3-4 फास्ट बॉलर्स के अंदर घूम रहे हैं। हसनैन हमारे पास एक अच्छे बॉलर थे। हमेशा मैंने देखा है कि टीम उनको 2 मैचेस खिलाती है, एक में वो अच्छा परफॉर्म करते थे, दूसरे मैच में वो मार खाते थे, वो टीम से बाहर हो जाते थे। 2018 या 19 का मोहम्मद हसनैन का डेब्यू है पाकिस्तान की तरफ से। अभी तक वो रेगुलर पार्ट नहीं है टीम का। क्यों नहीं है? अच्छे टैलेंटेड स्किलफुल बॉलर हैं, सिर्फ हमारे पुअर प्लानिंग की वजह से। हम जो है मोहम्मद अली को न्यूजीलैंड की टूर पे लेके गए थे, 1-2 बुरे उनके मैचेस के हमने उनको टोटली डिस्कार्ड कर दिया। आकिफ जावेद जो हैं वो न्यूजीलैंड की टूर के ऊपर आए थे, अच्छा प्रॉमिस उन्होंने शो किया था, उनको हमने डिस्कार्ड कर दिया। और भी बहुत सारे बॉलर्स हैं डोमेस्टिक सर्किट के ऊपर जिनको हम मौका दे सकते हैं। अब्बास आफरीदी इस टीम के अंदर क्यों नहीं है, वो T20 के स्क्वाड में क्यों नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता। जिस तरह की उनके वेरिएशन है T20 में वो बहुत यूज़फुल साबित हो सकती है।
बैटिंग के अंदर उनके अंदर सिक्स सेटिंग एबिलिटी है, हम उनको टीम के अंदर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। देखिए नसीम शाह की ना तो फॉर्म नज़र आ रही है ना तो फिटनेस नज़र आ रही है। ये नसीम शाह ख़ुद भी अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं और बोर्ड भी उनके साथ ज़्यादती कर रहा है, टीम मैनेजमेंट उनके साथ ज़्यादती कर रही है। तो अब आने वाले मैचेस में अगर नसीम शाह परफॉर्म नहीं करेंगे तो क्या हारिस रऊफ़ को हम दोबारा वापस लेकर आएंगे? हारिस रऊफ़ और नसीम शाह से अगर हम हटेंगे तो क्या हम हसन अली को दोबारा वापस लेकर आएंगे? तो कहने का मतलब ये है कि हम उसी लूप में घूम रहे हैं जहाँ पे हम इन्हीं 3-4 बॉलर्स के साथ जाते हैं। बैटिंग के अंदर साइम अयूब को अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। उनको ये सोचना चाहिए कि उनको 50 मैचेस मिल चुके हैं पाकिस्तान की तरफ से। 50 मैचेस बहुत होते हैं। देखिए हमारी टीम में और भी बहुत सारे बैट्समैन आए थे, उनमें से किसी को इतने सारे चांसेस नहीं मिले। हसीबुल्ला को T20 में एक आध मैच मिला है, तैयब ताहिर को चंद मैचेस मिले, इरफान खान न्याजी को चंद मैचेस मिले। किसी भी प्लेयर को इतने सारे मैचेस नहीं मिले जितने साइम अयूब को मिल चुके हैं। उस्मान खान का कमबैक हुआ है। एक महीना पहले तक मुझे लगता था कि उस्मान खान का पाकिस्तान का करियर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और मुझे लग रहा था कि वो अब एक्सप्लोर कर रहे होंगे कि अब ना तो वो पाकिस्तान की तरफ से खेल सकते हैं ना तो वो यूएई की तरफ से खेल सकते हैं। सरप्राइजिंगली उनका एकदम से कमबैक हो गया है पाकिस्तानी टीम के अंदर। ये मौका उनको मिला है, उनको इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। साहिबजादा को थोड़ी सी गेम अवेयरनेस शो करनी पड़ेगी कि वो अपनी विकेट इस तरह से थ्रो करके नहीं जा सकते। लेकिन क्विक फायर 20 या 25 रन तो साहिबजादा के बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उनको एक बड़े 70, 80 या 100 तक जाना चाहिए। बाबर आजम को इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। इससे ज़्यादा आसान कंडीशंस बाबर आजम को अब नहीं मिल सकती। देखें ये जो क्रिटिसिज्म हमारे टीवी के ऊपर और यूट्यूब चैनल्स पे मैं फॉर्मर क्रिकेटर्स और एनालिस्ट को देखता हूँ या सुनता हूँ कि वो ये कहते हैं कि ये बी या सी टीम्स आती हैं पाकिस्तान। देखें अब ये पाकिस्तानी टीम ने तो सामने वाली टीम को नहीं बोला है ना कि वो अपने जूनियर प्लेयर्स को या सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट दे के अपने नए प्लेयर्स को लेकर। और देखें इस टीम के अंदर कोई इतने बुरे प्लेयर्स नहीं हैं साउथ अफ्रीका के। डेविल ब्रेविस जो हैं वो साउथ अफ्रीका SA T20 की जो लीग है उसमें द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर आई थिंक वो बिके हैं। ब्रेट्स की इस टीम के अंदर हैं जिन्होंने अपने ODI के स्टार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉमिस शो किया हुआ है। 150 की इनिंग्स उन्होंने खेली हुई हैं। क्विंटन डिकॉक का इसमें कमबैक हुआ है और लुंगी एंगीडी इस टीम के अंदर मौजूद हैं। कॉर्बिन बॉश इस टीम के अंदर हैं। तो ये हल्की टीम तो देखें कहीं से भी नहीं है। अब क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत ज़्यादा है, T20 लीग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इतनी ज़्यादा हैं, तो शफलिंग तो आपको प्लेयर्स की नज़र आएगी। दूसरी बात ये, हम अगर चाहते हैं कि दूसरी टीम के सीनियर प्लेयर्स हमसे खेलें, उनके मेन प्लेयर्स हमसे खेलें, तो हमें अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करनी पड़ेगी। हम क्यों इतनी बुरी तरह से इन प्लेयर्स के साथ हार रहे हैं? जब हम इनके सामने हार रहे हैं तो सामने वाली टीम क्यों चाहेगी वो अपने मेन प्लेयर्स आपके ख़िलाफ़ उतारे? इसका जवाब आप अपनी सिर्फ परफॉर्मेंस से दे सकते हैं। आने वाले 2 मैचेस में आप इनको अपने करीब भी ना लगने दें, ताकि जब नेक्स्ट टाइम ये आपके पास टूर करें तो ये अपने मेन प्लेयर्स भेजें। गिला भी नहीं कोई रहेगा कि सामने वाली टीम जो है वो अपने मेन प्लेयर्स को क्यों नहीं खिला रही। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे सीनियर प्लेयर्स को लेनी पड़ेगी, सबको अपना अपना रोल निभाना पड़ेगा। इतनी ईजीली आप आगे आने वाले मैचेस इस साउथ अफ्रीकन टीम से आप नहीं हार सकते। देन अगेन साउथ अफ्रीकन टीम बिल्कुल भी बुरी नहीं है। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि सामने वाले की A टीम है, B टीम या C टीम है। ये इंटरनेशनल क्रिकेट की टीम है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट है। अगर कोई अपनी टीम के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है दैट मीन्स ही इज़ गुड इनफ टू रिप्रेजेंट हिज कंट्री ऑन एन इंटरनेशनल लेवल। तो इस बात को तो मैं बिल्कुल नहीं मानता कि ये कोई B टीम है या C टीम है या D टीम है। ये मेरे नज़र में बिल्कुल बेकार और फजूल बात है। इंटरनेशनल टीम मैटर करती है, ये एक इंटरनेशनल मैच है। आने वाले मैचेस के अंदर हमारे सारे प्लेयर्स को जो है वो ज़िम्मेदारी के साथ खेलना पड़ेगा। देखते हैं अगले 2 मैचेस जो लाहौर के अंदर हैं उसमें पाकिस्तान टीम कैसा खेलती है। एक और वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा हमारे सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर के कैसे प्लेयर जो हैं वो टीम से बाहर जाते हैं और कैसे वो टीम के अंदर वापस आ जाते हैं। इसकी प्राइम एग्जांपल बाबर आजम है। बाबर आजम को जब हमने टीम से निकाला था तो हमने उनको ये मैसेज दिया था, कोच ने उनको ये मैसेज दिया था कि हमने उनको एक प्लान दिया है जिसमें बाबर आजम को अपने स्किल्स को इम्प्रूव करके उन एरियाज़ को कवर करना पड़ेगा जो बाबर लैक कर रहे हैं। 1 साल बाद बाबर आजम की T20 टीम में वापसी हुई है। कहाँ बाबर आजम ने T20 खेला है मुझे तो नहीं याद पड़ता। तो क्या ऐसा हुआ कि बाबर ने बग़ैर खेले अपने आप को इम्प्रूव करा और वो टीम में आ गए?
अब जब वो आ गए हैं तो देखते हैं कि वो आने वाले मैचेस में क्या करते हैं। तो देखते हैं आने वाले जो 2 मैचेस लाहौर के अंदर हैं उसके अंदर टीम कैसा परफॉर्म करती है। जब वो मैचेस हो जाएंगे फिर हम उन मैचेस के ऊपर डिस्कस करेंगे कि उन मैचेस के अंदर टीम क्या खेली, क्या हमारा कॉम्बिनेशन था, क्या कैप्टन की स्ट्रैटेजी थी। देखते हैं आने वाले मैचेस में सलमान अली आगा किस तरह की कैप्टनसी करते हैं। अपनी आने वाली वीडियोस में मैं फिर दोबारा से बोल रहा हूँ कि मैं सिलेक्शन के ऊपर बात करूँगा। Until the next time, take care. Allah Hafiz. Bye.